हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग, एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी, फॉरेंसिक मेडिसिन की। तो ये लेक्चर 1 होगा। तो हम इसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि फॉरेंसिक मेडिसिन क्या है, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फॉरेंसिक मेडिसिन जो होती है वो साइंस की एक ब्रांच है या मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसमें हम अप्लाई करते हैं हमारी मेडिकल नॉलेज को टू लीगल पर्पसेज एंड एड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एड का मतलब हेल्प। तो ध्यान रखना है ना, जब भी कोई लीगल पर्पस है, कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, कोई जस्टिस जिसमें चाहिए, तो उसको सॉल्व करने के लिए जब हम अपनी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं तो वही है फोरेंसिक मेडिसिन। तो फोरेंसिक मेडिसिन इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट अप्लाइज मेडिकल नॉलेज एंड प्रिंसिपल टू लीगल पर्पसेज एंड एड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और इसके 2-3 नाम और भी होते हैं, जैसे स्टेट मेडिसिन, लीगल मेडिसिन। ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं अपन फोरेंसिक मेडिसिन? तो टू असिस्ट कोर्ट्स एंड लीगल अथॉरिटीज इन अंडरस्टैंडिंग मेडिकल एविडेंस। तो सीधी सी बात है, जो भी एविडेंस हैं उनको लॉ के हिसाब से अरेंज करना और कोर्ट को असिस्ट करना, लीगल अथॉरिटीज़ को असिस्ट करना, गाइड करना, उसके लिए फोरेंसिक मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ते हैं। फोरेंसिक मेडिसिन की बहुत सारी ब्रांचेज हम पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। मतलब इनकी यूनिट्स हैं ट्रोमेटोलॉजी, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, फोरेंसिक पैथोलॉजी, फोरेंसिक साइकाट्री, टॉक्सिकोलॉजी, सेक्सुअल जूरिस्प्रूडेंस। इन सब की बातें हम करेंगे। अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इसका ना। तो अब बात करते हैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, जुरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंस का मतलब नॉलेज और स्किल। अगर शुद्ध हिंदी बोले तो इसका होता है चिकित्सीय न्यायशास्त्र। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस मतलब चिकित्सीय न्यायशास्त्र। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन सीधी सी है, आप अपनी नॉलेज को लॉ में इस्तेमाल कर रहे हो ना। सीधी सी बात है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आप एप्लीकेशन मतलब नॉलेज, जो आपको लॉ की नॉलेज है उसका यूज कर रहे हो अपन ना। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, मतलब सीधी सी बात है, पेशेंट देखते टाइम या कुछ भी आप काम कर रहे हो जिसमें मेडिकल नॉलेज आपकी काम आ रही है, उसमें आप कानूनी नियमों को जोड़ते हुए काम कर रहे हो, तो वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है। तो अभी हम बात करेंगे मेडिकल एथिक्स एंड मेडिकल एटिक्वेट्स की। मेडिकल एथिक्स, एथिक्स का मतलब आपने एटकॉम जब पढ़ा होगा वो उसमें भी देखा होगा, एटीट्यूड, एथिक्स, कम्युनिकेशन। तो एथिक्स का सीधा सा मतलब है शिष्टाचार। मतलब हम कैसे, हमारा बिहेवियर क्या है, किस तरीके से बात कर रहे हैं पेशेंट से। तो मेडिकल एथिक्स और मेडिकल एटिक्वेट 2 वर्ड आते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं मेडिकल एथिक्स की, है ना। मेडिकल एथिक्स क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग द मेंबर्स, डॉक्टर डॉक्टर, डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप, है ना। सीधी सी बात है, एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर से कैसा बिहेव करना चाहिए, डॉक्टर पेशेंट आपस में कैसे रिलेशनशिप होने चाहिए। आपने मेडिकल कॉलेज के एटकॉम प्रोग्राम में देखे भी होंगे, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप किस तरीके से वो मतलब रोल भी तो प्ले करवाया जाता है, एक डॉक्टर बनता है, एक पेशेंट बनता है, तो वो भी आपने किए होंगे ना। और डॉक्टर का एक सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, क्या स्टेटस होना चाहिए उसका, तो वो सारी बातें किस में आती है? मेडिकल एथिक्स में आती है ना। इट इज़ मैनेज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी ने ही प्रोग्राम शुरू किया है ये एटकॉम वाला। और क्यों किया है? क्योंकि आप भी देखते हो हॉस्पिटल में आजकल डॉक्टर पेशेंट के झगड़े काफ़ी बढ़ गए हैं ना, इसलिए एनएमसी ने एमबीबीएस की स्टार्टिंग से ही एटकॉम प्रोग्राम शुरू किया है ताकि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को सुधारा जा सके, मेडिकल एथिक्स के बारे में समझाया जा सके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, है ना। और इट इज सेल्फ इम्पोज्ड कंडक्ट बट एनी वायोलेशन इज लीगली पनिशेबल, है ना। तो मेडिकल एथिक्स का सीधा सा मतलब है, डॉक्टर के कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, पेशेंट को देखते टाइम या दूसरे डॉक्टर से बात करते टाइम या फिर सोसाइटी के प्रति अगर वो उन मॉरल प्रिंसिपल्स का उल्लंघन करता है, वायोलेशन मतलब उल्लंघन है, तो वो पनिशेबल होगा। और ये नियम बनाए किसने? एनएमसी ने। तो मेडिकल एथिक्स, इट इज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल गाइडिंग डॉक्टर डॉक्टर, डॉक्टर पेशेंट एंड डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप। इट इज सेल्फ इम्पोज्ड बट एनी वायोलेशन इज लीगली पनिशेबल। अब हम बात कर रहे हैं मेडिकल एटिक्वेट की। मेडिकल एटिक्वेट भी मेडिकल एथिक्स जैसा ही है, बस इसमें फर्क आता है कि डॉक्टर अपने कलीग्स से कैसा बिहेवियर कर रहा है। कलीग्स मतलब जो उसके साथ काम कर रहे हैं, जो सहकर्मी है उसके। तो द कन्वेंशनल लॉ ऑफ कर्टेसी इन डीलिंग विद कलीग्स अपन बात करें तो डॉक्टर का क्या बिहेवियर है, पोलाइटनेस कितनी है, तो वो ही उसमें इंपॉर्टेंट है मेडिकल एटिक्वेट में ना। तो सीधी सी बात है, डॉक्टर जो अपने कलीग्स के साथ काम कर रहा है उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और उसके लिए भी कुछ नियम है जो उनको डॉक्टर को फॉलो करने चाहिए अपने कलीग्स के साथ बात करते टाइम, है ना। तो वही है, जैसे कि मेडिकल एटिक्वेट में ये भी लाइन हम जोड़ सकते हैं कि अगर कोई दूसरा डॉक्टर ही किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहा है तो फीस वगैरह भी उससे नहीं लेगा ना, यही मेडिकल एटिक्वेट है। उसको अपने कलीग्स से कोई फीस चार्ज नहीं करनी चाहिए ना। तो कन्वेंशनल लॉ ऑफ कर्टेसी है विद ट्रेडिशनल बिहेवियर इन डीलिंग विद कलीग्स। अब हम बात कर रहे हैं डेथ एंड इट्स क्लासिफिकेशन है। तो डेथ जो होता है इसकी कंप्लीट डिटेल्स तो हम थैनेटोलॉजी में पढ़ेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 बीएनएस में। और
अभी हम बात कर रहे हैं कि डेथ की एक जनरल पॉइंट्स की बात करेंगे, कॉज ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ की। तो सबसे पहले सेसेशन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है समापन, यानी कि खत्म हो जाना ना। तो कॉज ऑफ डेथ की बात करेंगे ना, तो कॉज ऑफ डेथ का मतलब क्या होता है? द स्पेसिफिक इंजरी, डिजीज और टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इनिशिएटिव द फिजियोलॉजिकल चेन ऑफ इवेंट रिजल्टिंग इन द सेसेशन और लाइफ और रिजल्टिंग इन डेथ। तो सीधी सी बात है, कुछ भी ऐसा हो गया, कोई इंजरी हो गई, कोई बीमारी हो गई, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आपने खा लिया जिसने आपकी फिजियोलॉजिकल चेन, जो बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, उसको खत्म कर दिया, जिसकी वजह से आपकी जीवन लीला समाप्त हो गई है ना। सेसेशन ऑफ लाइफ और रिजल्टिंग इन डेथ अपन बात करें तो ना, तो डेथ हो गई उस वजह से, वही आपको कुछ भी हुआ हो, चाहे वो इंजरी हो, डिजीज हो, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस का आपने खाया हो जिसकी वजह से डेथ हुई है, पर्सन की सेसेशन ऑफ लाइफ हुआ है, वो है कॉज ऑफ डेथ। फिर मोड ऑफ डेथ की बात करें, द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फेलियर ऑफ ए वाइटल ऑर्गन सिस्टम दैट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डेथ। भाई आपने कुछ भी ऐसा लिया जिसकी वजह से डेथ इनिशिएट हुई, उसने अंदर जाके कौन से सिस्टम में गड़बड़ी की है जिससे डेथ हुई है ना, वही मोड ऑफ डेथ है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फेलियर ऑफ ए वाइटल ऑर्गन, कोई भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी भी हो सकता है, ब्रेन फंक्शन भी हो सकता है, तो कोई भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल फेलियर हो सकता है किसी भी ऑर्गन का जिसकी वजह से प्रोसेस ऑफ डेथ इनिशिएट हुई है, वही आपका मोड ऑफ डेथ है ना। फिर आपने आता है बाइकेट्स ट्राइपॉड ऑफ लाइफ है ना। बाइकेट्स ट्राइपॉड ऑफ लाइफ भी वाइटल ऑर्गन्स की डिटेलिंग करता है ये। इसने बोला है कि भी 3 वाइटल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, ब्रेन फंक्शन यानी कि नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन कौन सा है? लंग्स है, उसमें कोई गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? एस्फिक्सिया हो जाएगा, दम घुटेगा, दम घुटने से डेथ हो जाएगी, फेलियर ऑफ ऑक्सीजनेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर कोई हार्ट में कोई दिक्कत आ गई तो सिनको, बेहोशी की वजह से पेशेंट मरेगा, सडन फेलियर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में कुछ दिक्कत आ गई तो कोमा में चला जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ होगी। तो बाइकेट्स ट्राइपॉड ऑफ लाइफ यही कहता है कि इस सिस्टम में गड़बड़ आने से किस वजह से डेथ होती है। मेडिकल मोड ऑफ डेथ क्या है, ये थोड़ी स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, डेथ है ये है ना। तो लाइफ रिलाइज ऑन द कंटिन्यूस फंक्शनिंग ऑफ 3 इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, फेलियर ऑफ एनी सिस्टम लीड्स टू ए स्पेसिफिक मोड ऑफ डेथ है ना। तो मोड ऑफ डेथ बदल जाता है सिस्टम के फेलियर बदलने से, मतलब रेस्पिरेटरी अगर फेल हुआ है तो एस्फिक्सिया से डेथ होगी, अगर सर्कुलेटरी फेल हुआ है तो सिनकोप से डेथ होगी, अगर अब जो है नर्वस सिस्टम फेल हुआ है तो कोमा की वजह से डेथ हो जाएगी, कोमा में जाएगा पेशेंट, फिर डेथ हो जाएगी उसकी। तो यही है इसमें बाइकेट्स ट्राइपॉड लाइफ ऑफ लाइफ में वाइटल सिस्टम कौन सा फेल हो रहा है उससे डेथ हो रही है, इसमें ध्यान रखना है ना। अब हम बात करते हैं मैनर ऑफ डेथ। तो मैनर ऑफ डेथ का मतलब ये है भी, कॉज ऑफ डेथ का मतलब तो क्या था, किस वजह से डेथ हुई है, कोई इंजरी की वजह से हुई है, कोई डिजीज की वजह से हुई है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से हुई है। मोड ऑफ डेथ का क्या मतलब है? मोड ऑफ डेथ का मतलब है कि डेथ इनिशिएट कौन से सिस्टम से हुई है ना, रेस्पिरेटरी से हुई है कि सर्कुलेटरी से हुई है कि नर्वस सिस्टम से हुई है, कौन से वाइटल ऑर्गन ने डेथ इनिशिएट की है ना, किस वजह से हुई है, कॉज ऑफ डेथ, कौन से वाइटल ऑर्गन ने इनिशिएट की है, मोड ऑफ डेथ। और ये जो आप बोल रहे हो कॉज ऑफ डेथ, इसकी स्टार्टिंग क्या थी, मतलब वो जो कोज है वो आया किस वजह से है ना, कोज का भी कोज एक तरीके से अपन बोले तो मैनर ऑफ डेथ, भाई ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेस रही होंगी जिसकी वजह से कॉज ऑफ डेथ कैम इनटू बीइंग। भाई टॉक्सिक, वही कोई इंजरी हुई तो इंजरी क्यों हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया या उसने सुसाइड कर लिया, कुछ भी हो गया, इंजरी किस वजह से हुई, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस खाया तो क्यों खाया टॉक्सिक सब्सटेंस, किसी ने उसको खिलाया तो नहीं है, कहीं होमिसाइडल केस तो नहीं है, कहीं खुद तो नहीं खा लिया उसने, सुसाइडल केस तो नहीं है। सीधी सी बात है, ये कॉज ऑफ डेथ ये क्यों आ रहा है ये ना, ये हुआ क्यों ऐसा, यानी कि इंजरी, डिजीज या फिर कुछ भी जो भी गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से डेथ हुई है, वो ऐसा क्यों हुई, वो है मैनर ऑफ डेथ है ना। द लीगल एंड एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस एक्सप्लेनिंग हाउ द कॉज ऑफ डेथ कैम इनटू बीइंग। अब हम बात करेंगे इसकी कैटेगरीज की, तो 5 डिस्टिंक्टिव टाइप्स है इसके, मतलब 5 टाइप्स हैं, स्पेशल टाइप्स हैं, नेचुरल, सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, अनडिटरमाइंडिंग। तो नेचुरल डेथ में तो क्या होता है, नेचुरल डिजीज, जो भी एज रिलेटेड डिजीज होती है उनकी वजह से डेथ हो गई हो। सुसाइडल में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, हैंगिंग पढ़ेंगे आगे, और टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ेंगे, पॉइजन जैसे खा लेगा वो पर्सन तो डेथ हो जाएगी उसकी। होमिसाइडल का मतलब है किसी दूसरे पर्सन ने उसको मार दिया है ना, तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं होमिसाइडल के, वो सब पढ़ेंगे आगे। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल में अनइंटेंशनल डेथ होती है रिजल्टिंग फ्रॉम अनफ्रोजन इवेंट्स है ना। सीधी सी बात है, जानबूझकर नहीं मारना चाहता था, गलती से मर गया, कोई आरटीए हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या और किसी वजह से मतलब एक्सीडेंटल डेथ होती है, वो इंटेंशन नहीं थी पर्सन की मारना, लेकिन गलती से मर गया वो दूसरा पर्सन है ना। फिर अनडिटरमाइंड, इसमें हम बता नहीं पाते कि किस तरीके की डेथ है, मैनर क्या है डेथ का ना। तो 5 इंपॉर्टेंट मैनर ध्यान रखने हैं, नेचुरल और सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल एंड अनडिटरमाइंड। फिर अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन टू लीगल कोड्स एंड न्यू मेडिकल लॉ अपडेट्स, है ना। तो ध्यान रखना है 1 जुलाई 2024 से ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये न्यू लॉज। इससे पहले क्या चलते थे, 3 चलते थे, मतलब आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए, है ना। आईपीसी क्या है, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और आईईए क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट, है ना। लेकिन अब इनका ही नाम बदल दिया गया है, आईपीसी को बोलते हैं बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होता है इसको बोला जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसका नाम बदल दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, है ना। टोटल सेक्शंस की बात करें तो बीएनएस में टोटल 358 सेक्शन है, बीएनएसएस में 531 सेक्शन है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो बीएसए है इसमें 170 सेक्शंस हैं। तो और मतलब क्या इनका भी क्या क्या काम आते हैं, मतलब ये जो न्यू लॉज हैं, जो बीएनएस होता है भारतीय न्याय संहिता, वो क्या करता है, वो डिस्क्राइब करेगा ऑफेंस को और पनिशमेंट को, ना। मतलब कोई अपराध है कि नहीं ये चीज़ उसको डिस्क्राइब करेगा, मतलब अपराध की डेफिनेशन एक तरीके से, और वो अपराध है तो उसकी पनिशमेंट क्या है, ना। हम पढ़ेंगे बहुत सारे बीएनएस यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे सेक्शन 63 बीएनएस रेप की डेफिनेशन डिफाइन करता है, वो सेक्शन 64 बीएनएस पनिशमेंट डिफाइन करेगा उसकी, तो बहुत सारे सेक्शन पढ़ेंगे ऐसे, है ना। और फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है, डिस्क्राइब प्रोसीजर इन केस ऑफ क्राइम, तो कोई भी क्राइम हुआ है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से उस पर काम किया जाएगा, वो प्रोसीजर डिफाइन करेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस अपन बात करें ना, नाम से समझ में आ रहा है साक्ष्य एविडेंस, है ना। तो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस इन, एक मिनट, इन कोर्ट, है ना। तो ध्यान रखना है कोर्ट में किस तरीके से एविडेंस यहाँ पर आप दिखाओगे, किस तरीके से एविडेंस जमा किए जाएंगे कोर्ट में, उनको बताएगा ना। तो बीएनएस पनिशमेंट डिफाइन करेगा और अपराध है कि नहीं वो डिफाइन करेगा, बीएनएसएस उसका प्रोसीजर क्या है वो डिफाइन करेगा, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस साक्ष्य की बात करेगा, वो ध्यान रखना है ना। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, अरेस्ट एंड पनिशमेंट क्राइटेरिया। तो सीधी सी बात है कि कोई भी ऑफेंस हुआ है, कोई भी अपराध हुआ है, उसका हम किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे ना। तो सबसे पहले अरेस्ट के बेसिस पर कर रहे हैं ना, तो अरेस्ट के बेसिस पर यानी पुलिस अरेस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है ना, कर सकती है, मतलब वारंट के बेस पर होता है ये, तो उसको देखते हैं। तो इसमें 2 टाइप आते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, है ना। सेक्शन इसके इंपॉर्टेंट ध्यान रखने, देखो फोरेंसिक में जितने भी लीगल सेक्शंस हैं, चाहे वो बीएनएस का हो, बीएनएसएस हो, मतलब बीएसए हो, आईईए हो, है ना, वो सारे याद होने जरूरी हैं। वो सारे अगर लिख दिए तो उसकी चाहे डेफिनेशन लिखो मत लिखो तो भी काम हो जाता है ना, लेकिन सेक्शन सारे याद होने जरूरी है ना। तो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आते हैं, इसके नाम से समझ में आ रहा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के, मतलब पुलिस को मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की जरूरत नहीं है कि इसको अरेस्ट कर लूँ कि नहीं कर लूँ, बिना किसी वारंट के ही कर लेगी वो अरेस्ट। सीधी सी बात है, कोई बड़ा क्राइम पर्सन ने किया है तो पुलिस वारंट का इंतजार थोड़ा ना करेगी, तो पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट फ्रॉम मजिस्ट्रेट, लाइक कोई मर्डर है, डाउरी डेथ, मतलब दहेज की वजह से डेथ हो गई और रेप है कोई, तो पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको वारंट दिखाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट का, तभी अरेस्ट किया जा सकता है ना। तो इनके सेक्शन ध्यान रखने, सेक्शन 29 बीएनएसएस और 2 सबसेक्शन 9, और यहाँ पे आ जाएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 0 बीएनएसएस। 29 मत बोला करो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऐसे बोला जाता है, ध्यान रखना है ना। अब हम बात कर रहे हैं पनिशमेंट के बेस पर, तो पनिशमेंट के बेस पर 2 तरीके के हो जाएंगे, सम्मोन केस और वारंट केस, है ना। ध्यान रखना है वारंट केस के नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें तो वारंट चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा, उसके बेस पर है ही नहीं है क्लासिफिकेशन, है ना। नाम वारंट चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा उसके बेस पर कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल बोल दिया हमने। अब वारंट का नाम क्यों दिया, ये सजा के बेसिस पर दिया। इम्प्रिजनमेंट का मीन्स होता है कारावास है, पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट मीन्स कारावास यानी कि पनिशमेंट। तो अगर उसको सजा 2 साल से कम हो रही है तो वो सम्मोन केस है, 2 साल से ज्यादा सजा हो रही है तो वो वारंट केस है ना। सेक्शन ध्यान रखने हैं, चूंकि सजा है, सजा का हमने अभी बोला क्या दिखाया, पनिशमेंट को डिफाइन कौन करता है, बीएनएस करता है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एक्स बीएनएस है, और वारंट केस में आ जाएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन जेड बीएनएस, है ना। तो ध्यान रखना है, अगर सजा 2 साल से कम होगी तो सम्मन केस में आएगा, वो 2 साल से ज्यादा होगी तो वारंट केस में आएगा। सेक्शन इनके ध्यान रखने, सेक्शन 2 सबसेक्शन एक्स और सेक्शन 2 सबसेक्शन जेड बीएनएस है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कंप्रोमाइज के बेस पर। कंप्रोमाइज का सीधा सा मतलब है विक्टिम और एक्यूज्ड। विक्टिम का मतलब जिसके साथ अपराध हुआ है, एक्यूज्ड मतलब जिसने अपराध किया है। अगर उनकी आपस में सुलह हो जाए, है ना, कंप्रोमाइज हो जाए, आपस में केस बंद करना चाहें वो अगर हो सकता है तो वो है आपका कंपाउंडेबल ऑफेंस। और कंप्रोमाइज अलाउड नहीं है तो वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, है ना। तो कंपाउंडेबल का मतलब क्या है, इन दिस टाइप ऑफ ऑफेंस विक्टिम कैन कंप्रोमाइज विद एक्यूज्ड एंड ड्रॉप द केस, है ना। तो
सीधी सी बात है, विक्टिम एक्यूज के साथ कुछ कंप्रोमाइज कर लेता है, पैसे का हो सकता है, वो एक्यूज ने कुछ पैसे दे दिए विक्टिम को तो वो बंद कर देगा केस फाइल को ना, या फिर और भी किसी तरीके से कंप्रोमाइज अगर कर लिया, आपस में सेटलमेंट कर लिया तो केस उन्होंने बंद कर दिया, तो वो है कंपाउंडेबल ऑफेंस, है ना। अब जरा एक दिमाग लगाओ आप, कंपाउंडेबल ऑफेंस में केस बंद कर रहा है विक्टिम, है ना, केस नहीं कर रहा है एक्यूज के खिलाफ, है ना। ऑब्वियस सी बात है वो कोई माइनर ऑफेंस ही होगा, छोटा मोटा काम उसने अपराध किया होगा तभी तो बंद कर रहा है। अगर कोई बड़ा ऑफेंस होता तो थोड़ा ना विक्टिम बंद कर देता है एक्यूज्ड का केस, है ना। तो ध्यान रखना है, कंपाउंडेबल ऑफेंस में सिर्फ माइनर ऑफेंस ही आते हैं। अगर कोई सीरियस क्राइम है तो वो अलाउड भी नहीं होता, उसको बंद करना परमिटेड ही नहीं है वो, ना। तो ध्यान रखना, और विक्टिम करेगा भी नहीं, है ना। बाकी बाकी विक्टिम करना चाहे तो भी अलाउड नहीं होता, ध्यान रखना, है ना। तो सीरियस क्राइम होते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, इसमें कंप्रोमाइज अलाउड नहीं होती एक्यूज्ड और विक्टिम के बीच में, ना। तो नो कंप्रोमाइज परमिटेड बिटवीन एक्यूज्ड एंड विक्टिम इन दिस टाइप ऑफ ऑफेंस, जबकि इसमें कंप्रोमाइज परमिटेड होती है। तो ध्यान रखना इस प्रकार से। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, बेस्ड ऑन अरेस्ट के बेस पर पढ़ा, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, पनिशमेंट के बेस पर पढ़ा, समवन वारंट, और कंप्रोमाइज के बेस पर पढ़ा कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। अभी सिविल केस क्रिमिनल केस बाद में देखते हैं, पहले बात करते हैं बेलेबल वर्सेस नॉन बेलेबल ऑफेंस, है ना। तो उस नाम से समझ में आ रहा है जिसमें बेल मिल जाए वो बेलेबल ऑफेंस, जिसमें बेल ना मिले वो नो बेलेबल ऑफेंस है। और इसमें भी आप समझ सकते हो, बेलेबल जिसमें बेल मिल रही है तो ऑब्वियसली बात है कोई बड़ा क्राइम नहीं होगा, है ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से, द बेल इज कंसिडर्ड ए लीगल राइट एंड कैन बी ग्रांटेड डायरेक्टली बाय लॉ। तो ये इस तरीके जो क्राइम होते हैं बेलेबल ऑफेंस में आते हैं वो, जिसमें बेल जो है ग्रांटेड हो जाएगी, देनी ही पड़ेगी, मतलब अपने मन से मना नहीं कर सकता जज उसमें, ना। द कोर्ट और पुलिस अथॉरिटीज कैन नॉट आर्बिट्रेरली रिफ्यूज बेल इफ स्टैंडर्ड कंडीशन आर मेट। अगर बेलेबल ऑफेंस की कंडीशंस जहाँ पे सारी मिल रही हैं तो लीगल अथॉरिटीज कोई भी है, चाहे जज है चाहे और कोई लीगल अथॉरिटीज है, वो मना नहीं कर सकती, उसकी बेल को बेल देनी ही पड़ेगी उसमें, ना। और जनरली एसोसिएटेड विद लेस सीवियर और माइनर ऑफेंस, अपन ने अभी बात की ना, भाई बेल मिल रही है तो वो बड़ा क्राइम थोड़ा ना होगा, बड़े क्राइम में बेल थोड़ा ना मिलती है, कोई सीवियर या कोई लेस सीवियर या माइनर ऑफेंस ही होगा जिसमें बेल मिल रही है। अब नॉन बेलेबल उल्टा कर दो इसका, इसमें कोई सीरियस क्राइम होगा, सीवियर क्राइम होगा, कोई हीनियस ऑफेंस होगा, हीनियस का मतलब जघन्य अपराध अपन, है ना, जघन्य अपराध होगा कोई, तो वो उसमें बेल ग्रांटेड नहीं होती है, ना। तो अगर वो करवाना भी चाहिए अक्यूज्ड तो भी ग्रांटेड नहीं होगी, बेल कर ही नहीं सकते लीगल अथॉरिटीज को ग्रांटेड। द प्रेसिडिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिटेन्स द एब्सोल्यूट पावर टू डिसाइड। हाँ, इसमें भी एक ये है कि भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर अपनी मर्जी से चाहे ना तो वो ग्रांटेड कर सकता है, पर मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड को देनी ही देनी पड़ेगी, कंपल्सरी नहीं है। अवेलेबल में तो ये है कि अगर मतलब अक्यूज्ड चाहेगा मतलब उसको देनी ही देनी पड़ेगी अवेलेबल में तो, लेकिन नॉन अवेलेबल में ये है कि अगर जज के ऊपर है, वो देखेगा क्राइम किस तरीके का है तो वो दे सकता है, नहीं दे सकता, जज के ऊपर है वो। देखो लिख रखा ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिटेन्स द एब्सोल्यूट पावर टू डिसाइड वेदर बेल शुड बी ग्रांटेड और डिनाइड बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ केस, है ना। तो पहले बात करते हैं आप सिविल केस वर्सेस क्रिमिनल केस की। इनके भी नाम से समझ में आ रहा है, सिविल, सिविल वर्ड कहीं भी आ जाए उसका सीधा सा मतलब होता है पब्लिक, है ना, जनता की कुछ आपस में बात चल रही है, ना। तो पहले इनकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो प्राइमरी कंडीशन है ना, तो सिविल केस में क्या होता है, डिस्प्यूट अकरिंग बिटवीन टू प्राइवेट पार्टीज, है ना। कोई दो लोग हैं उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है। जबकि इसमें क्रिमिनल केस में क्या है, इन्वॉल्व्स लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज असॉल्ट और पब्लिक ऑफेंस, है ना। कुछ ऐसा कर दिया एक बंदे ने जिससे दूसरे बंदे की जान जा सकती थी या चली गई, और कोई हमला कर दिया उसके ऊपर, कोई पब्लिक ऑफेंस कर दिया, पब्लिक में कुछ अपराध कर दिया ना। तो अब अपन बात करें की टर्मिनोलॉजी क्या होती है इसकी, ना। सिविल केस में दो चीजें आती हैं, एक आता है प्लेंटिफ और एक आता है डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ का मतलब जिस पर्सन ने लीगल कंप्लेंट डाली है ना, यानी कि जिसने कंप्लेंट डाली है कि भाई उस पर्सन ने मेरे साथ ये कुछ किया है, तो वो है प्लेंटिफ। और डिफेंडेंट जो दूसरा पर्सन है जिसको खुद को बचाना है सामने वाले की कंप्लेंट से, ना। इंडिविजुअल डिफेंडिंग अगेंस्ट द क्लेम, है ना। तो जिसने कंप्लेंट डाली है दूसरे पर्सन के खिलाफ वो प्लेंटिफ है, और जिसकी कंप्लेंट डाली है वो आपका डिफेंडेंट है, यानी कि उसको बचाना है उसके क्लेम से खुद को, ना, डिफेंस करना है खुद को, ना। क्रिमिनल केस में बात करें तो चार टर्मिनोलॉजी है, असाइलेंट, विक्टिम, स्टेट या प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट है। असाइलेंट का मतलब हमलावर, जिसने कोई क्राइम किया है, जिसने कोई अपराध किया है, अक्यूज्ड एक तरीके से कहें तो, है ना। तो इंडिविजुअल कमिटिंग द क्राइम है। विक्टिम का मतलब पर्सन सफरिंग इंजरी, जिसको इंजरी हुई है, विक्टिम का मतलब ये तो होता है जो अपराध को सहन कर रहा है। फिर स्टेट या प्रोसिक्यूशन है, तो ध्यान रखना इस प्रकार से, स्टेट या प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑफिशियल पार्टी जो फिल करेगी कंप्लेंट को, ना। आपने देखा होगा
होगा, दो तरीके के लॉयर होते हैं, प्रोसिक्यूशन लॉयर एंड डिफेंस लॉयर। तो प्रोसिक्यूशन लॉयर वो है जो इल्ज़ाम लगा रहा है ना दूसरे के ऊपर, तो ऑफिशियल पार्टी फिलिंग दी क्रिमिनल कंप्लेंट। और डिफेंस लॉयर वो है जिसको डिफेंड करना है जो भी उसका एक्यूज्ड है वो ना। तो डिफेंडेंट पार्टी हु नीड्स टू डिफेंस है ना। सीधी सी बात है, जो किसी को फंसा रहा है वो है आपका प्रोसिक्यूशन, और जो उससे बचना चाहेगा वो डिफेंडेंट है ना। और इसके बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर ले भाई, प्लेंटिफ ने कंप्लेंट डाली है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर तो रहेगा, तो ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो प्लेंटिफ रिक्वायर्स रीजनेबल एविडेंस। तो आपको पता है हम हॉस्टल में रहते हैं, भाई मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो बीच में डिस्टर्बेंस होती रहती है आपस में, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो और यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूटर पर रहेगा, मस्ट प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर उसको संदेह भी है ना किसी दूसरे के ऊपर, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों लगता है उसको, किसने किया होगा, ठीक है ना। फिर फाइनल वर्डिक्ट रिजल्ट इन कंपनसेशन फाइन्स या जुडिशियल डायरेक्शन, या तो कुछ कंपनसेशन हो जाएगा, या कुछ फाइन भर देगा, या फिर कोई और जुडिशियल डायरेक्शन मतलब कुछ सजा होगी उसको। और रिजल्ट इन ये क्या है, प्यूनिटिव एक्शंस लाइक फॉर्मल फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट है ना, इसमें भी कोई फाइन या इम्प्रिजनमेंट होगा उसको ना। अवेलेबल नॉन अवेलेबल बात कर ली, अब बात करेंगे जुडिशियल वर्सेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसके बाद एमसीक्यू है, एमसीक्यू अगले लेक्चर में देखते हैं, मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस सेक्शन में। तो अब बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट वर्सेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो सबसे पहले बात करें कि डिपार्टमेंट कौन सा होता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का डिपार्टमेंट है जुडिशियरी ब्रांच है, जो भी आप देखते हो जितने भी कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब जो भी ऊपर से नीचे तक हायरार्की है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच होती है इसमें ना। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन होती है इसमें, अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली है। तो इसमें हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के अपॉइंट करते हैं इनको, और जबकि इसमें अपॉइंटमेंट दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की की बात कर लो, सबसे पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और सुपरवाइजरी रोल किसका होता है इसमें, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। और जबकि यहाँ पर आप हायरार्की देख सकते हो, पहले नंबर पर डीएम, और फिर एडीएम, और फिर यहाँ पे एसडीएम, और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ना। और प्राइमरी फंक्शन ध्यान रखना, हायरार्की पूछी जा सकती है आपसे, तो प्राइमरी फंक्शन वाइवा में पूछी जाती है ना। प्राइमरी फंक्शन मेंटेनिंग द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कंडक्टिंग लीगल ट्रायल्स। तो सीधी सी बात है, कोर्ट में कुछ भी चल रहा है वो ये संभालेंगे, और जनता को ये संभालेंगे, ध्यान रखना है ना। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मेंटेनिंग जनरल लॉ, ऑर्डर एंड पीस विद इन सोसाइटी, जनता में शांति कौन बनाए रखेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और एक क्वेश्चन आता है दोनों में ऊपर कौन सा होता है ना, तो ध्यान रखना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज सुपीरियर एंड मोर पावरफुल देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। फिर उसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं वो अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।